गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रॉयल स्टडीज़ अड्डा। हम पहले ही बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे 9th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। ये आपकी केमिस्ट्री के कैटेगरी में आता है एंड इसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मैटर्स क्या होते हैं, इनके स्टेट्स कितने होते हैं, वो किसके बने होते हैं और किस किस तरीके से उनकी स्टेट्स चेंज होती हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और बहुत सी ऐसी चीज़ें। जो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला आता है मैटर। मैटर क्या होता है, ये इसकी पूरी डेफिनेशन है और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, जिसने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर कुछ मैंने एग्ज़ाम टिप्स दिए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए, एंड उससे आपके नंबर कटने से बच सकते हैं एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। सो इसकी ये डेफिनेशन है, द मैटर इज़ द मटीरियल। मैटर एक ऐसा मटीरियल होता है ऑफ विच एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इन एंड अराउंड मेड अप ऑफ इन डिफरेंट शेप्स। मतलब इस दुनिया, इस जहान में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, जैसी मर्जी चीज़ हो गई, वो सारी चीज़ें किसकी बनी है? मैटर की। मैटर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी चीज़ें बनाई जाती हैं, बड़ी से बड़ी भी और छोटी से छोटी भी। ओके, एंड इसके बाद आता है इट इज़ एनीथिंग। वो कुछ भी हो सकता है दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू अप्लाइड फोर्स। ओके, ये कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके पास स्पेस हो, यानी कि जगह। अगर वो कहीं पे रखी है वो चीज़, तो वो जगह जो है उसने घेरी हुई है, सरफेस एरिया उसका है। ओके, तो जिस चीज़ में स्पेस हो, जिस चीज़ में मास हो, और रेजिस्टेंस टू अप्लाइड फोर्स, मतलब अगर वो कभी भी हिले तो सिर्फ हमारे फोर्स की वजह से हिले, ठीक है, या फिर किसी भी फोर्स की वजह से वो हिल रही है चीज़। फाइन, इट्स कॉल्ड मैटर। ठीक है, दिस इज़ अ डेफिनेशन। और मैं आपको फिर से बता दूं कि किसी भी डेफिनेशन को आप चेंज मत कीजिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन होती है इसको अगर हम चेंज कर देते हैं तो उसमें मार्क्स कटने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाए कि ब्रीफली एक्सप्लेन एंड एनीथिंग एल्स, तो उसके अंदर आप अपने आप बना के लिख सकते हो, बट डेफिनेशन आप चेंज मत करना। ओके, सो हमारा मैटर हो चुका है कि मैटर क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टेट ऑफ मैटर्स। स्टेट ऑफ मैटर्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, ये सब आपको पता ही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस होते हैं। सॉलिड, अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हो आइस क्यूब का। आइस क्यूब इज़ सॉलिड, और अगर उसको थोड़ा सा मेल्ट किया जाए देन इट बिकम्स लिक्विड, एंड देन उसको अगर हीटिंग पॉइंट पे रख दिया जाए एंड देन इट बिकम्स इवेपोरेट वाटर वेपर्स, सो इट बिकम्स गैस। ओके, सो इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। इसके अंदर लिखा है सॉलिड। व्हाट इज़ सॉलिड? जिसकी डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट शेप मतलब जो चेंज नहीं हो सकती है। डेफिनेट वॉल्यूम, उसकी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है जो चेंज नहीं हो सकती है। डू नॉट फ्लो, वो बहता नहीं है। बहता मतलब कहीं पे रखा है तो ऐसे फ्लो नहीं कर रहा है वो, उसकी खुद की एक शेप है, जमा हुआ है जिसके अंदर वो, जो इसकी एक पर्टिकुलर एक शेप है, वो चेंज नहीं होती है अपने आप। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। अगर ये आपकी बुक में वैसे पिक्चर बनी होगी जिसके अंदर ऐसे सर्कल्स बने होंगे, दिस दिस दिस, ऐसा, दिस इज़ फॉर सॉलिड। इसके अंदर बहुत ही कम जगह होती है, क्लोजली पैक्ड होते हैं ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब आप उसको कंप्रेस करके उसकी शेप नहीं चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे टेबल एंड चेयर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये हो गया सॉलिड, एंड द सेकेंड वन इज़ लिक्विड। नो डेफिनेट शेप, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, जिस भी बर्तन में डालेंगे उसी की शेप ले लेता है ये। ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम। अब आप बोलेंगे कि फिक्स्ड वॉल्यूम कैसे हो सकती है, तो मैं आपको बताती हूँ। फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी वॉल्यूम नहीं चेंज कर सकता है। इसका इन शॉर्ट मतलब ये है कि अगर एक बॉटल में पानी है, ठीक है, और अगर वही पानी आप निकाल के ग्लास में डाल देते हो, तो उसमें क्या है, वो पानी कम ज़्यादा नहीं हुआ है, मतलब उसकी वॉल्यूम नहीं चेंज हुई है। समझ रहे हो आप? वॉल्यूम नहीं चेंज हुई है, इसका मतलब है कि उस वो कम ज़्यादा नहीं हुआ है पानी। ठीक है,
सिर्फ उसकी शेप चेंज हो गई है, जिसके अंदर ये लिखा है नो डेफिनेट शेप। ओके, कैन फ्लो, बह सकता है, वो एक जगह स्टिल नहीं रहेगा, वो बह जाएगा अगर आप उसको ऐसे ही रखोगे तो। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, इनके जो ये वाले पार्टिकल्स होते हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं, इसके अंदर जगह होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। फाइन। एंड द लास्ट एंड द सेकेंड वन इज, नेक्स्ट वन इज लिटिल कंप्रेसिबल, मतलब आप उसको थोड़ा सा पुश करोगे, अगर एक बॉटल में है पानी, अगर आप उसको थोड़ा सा कंप्रेस करोगे तो वो क्या होगा, बॉटल अंदर को हो जाएगी या फिर उसकी शेप चेंज हो जाएगी, इसका मतलब है ना, वो होगा लिटिल कंप्रेसिबल, थोड़ा सा चेंज होगा। ओके, एग्जाम्पल वाटर एंड मिल्क, पानी और दूध, ठीक है। गैस, गैस के बारे में हम सब जानते हैं, उसको कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, उसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, इसका मतलब नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। फाइन। कैन फ्लो, बहती है हवा, तो ये तो सबको ही पता है। आई होप आप लोगों ने गाना सुना होगा, बहती हवा सा था वो, लाइक्स, है ना। तो 3 इडियट का गाना है बहती हवा सा था वो, मतलब हवा बहती है इन शॉर्ट। फाइन। सो कैन फ्लो, पार्टिकल्स आर टू लूजली पैक्ड, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, जिसकी वजह से इसका कोई डेफिनेट शेप और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। अलग अलग उड़ रहे होते हैं इनके पार्टिकल्स, साथ में होते ही नहीं, पैक्ड होते ही नहीं हैं इनके, अलग अलग होते हैं। हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल का मतलब है कि अब आप बोलोगे कि शेप कैसे चेंज हो जाती है। शेप यार देखो, अगर आप कभी एक फार्म हाउस में हो या फिर किसी बैंकेट हॉल में हो, शादियाँ वादियाँ, या फिर कहीं भी आप पार्टीज़ वगैरह में भी गए हो या विले में गए हो किसी पार्टीज़ में, तो उसमें क्या होगा, बड़ा स्पेस, ज़्यादा हवा। यही कहीं आप उसके छोटे से वॉशरूम में या फिर किसी के बेसमेंट्स में चले जाओ, उसमें क्या होगा कि हवा कम हो जाएगी, ठीक है। कंप्रेसिबल मतलब उसका जो वो है, क्या बोलते हैं, शेप जो है वो किसी में भी आ सकता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल एयर एंड ऑक्सीजन, एयर एंड ऑक्सीजन। एंड देन आता है कि मैटर किसके बने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मैटर किसके बने होते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। नॉर्मल सिंपल वन लाइन आंसर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के। फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। कॉन्टीन्यूसली मूविंग का मतलब होता है कि सॉलिड में क्लोजली पैक्ड ज़रूर होते हैं, लेकिन इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आपस में ये मूव कर रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे होते हैं, बट कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसमें स्पेस होता है। अब जैसे ये है सॉलिड, तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा थोड़ा स्पेस है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, अभी आप देख सकते हैं ये वाला, ये बीच वाला, इधर वाला, तो मतलब ऐसे ऐसे स्पेस होता है इसके बीच में, है ना। उसके बाद आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, ताकि वो आपस में क्लोज पैक्ड रहें या फिर थोड़ा सा लूजली पैक्ड, लेकिन रहें साथ में। अलग अलग भले ही उड़ते हैं गैस में, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक दाएं जा रहा है दूसरा बाएं जा रहा है, साथ में ही तो होते हैं, पैक्ड ही तो होते हैं साथ में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर की स्टेट चेंज हो जाना। तो वहाँ पर जाने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ 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 आप वीडियो को तो एक बार लास्ट तक देखना, सीरियसली, क्योंकि इसके अंदर लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। एंड अगर ये आपके लिए यूज़फुल है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके दोस्त भी इन्हें देख सकें। एंड हम लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ी सी आप हमारी हेल्प करें। एंड प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर ये वाली वीडियो यानी कि ये वाला चैप्टर या फिर इस वाली क्लास में आप नहीं है, या फिर आप सोच रहे हैं कि हाँ भाई मुझे सब्सक्राइब करके क्या होगा, ये तो मेरे काम का नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए
और जिस भी चैप्टर का, जिस भी क्लास का और जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मैं ये बता दूँ, ये मैं जितनी भी वीडियोस बना रही हूँ ये सब ऑन डिमांड है। मुझे बोला हुआ है स्टूडेंट्स ने कि मैम मुझे 9th क्लास की वीडियोस चाहिए, साइंस की एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, टेस्ट आ रहे हैं, मैंने तो ये वीडियोस बनाई हैं। तो आप भी अपडेट कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। ओके ओके देन हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे थे जिसका नाम है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट चेंज हो जाना। ओके मैटर की स्टेट चेंज होती है दो तरीके से, एक टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से और दूसरा प्रेशर में चेंज आने की वजह से। ओके तो पहला आता है टेम्परेचर। तो ये मैं थोड़ा बता दूं कि ये थोड़ा सा हमारा बड़ा टॉपिक है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा और समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके आप दोबारा देख लीजिएगा। ओके पहला आ जाता है इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें। दूसरा है डिक्रीज़ इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें, तापमान हम कम कर दें और तापमान हम बढ़ा दें तो क्या होगा। ठीक है तो यहाँ पर आता है तापमान अगर हम बढ़ा दें, मतलब गैस पे कोई बर्तन रखा है जिसके अंदर पानी है, उसको हम उसकी फ्लेम बढ़ा दें, फिर क्या होगा, फ्यूजन और मेल्टिंग। फ्यूजन मतलब पिघलना, मेल्टिंग मतलब पिघलना, और का मतलब या होता है। ठीक है फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड। ठीक है बर्फ़ का पानी बन जाना, आइस क्यूब का वाटर बन जाना, दिस इज़ मेल्टिंग। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए तो हमारी आइस क्यूब वाटर में बदल जाती है। ठीक है इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, हमारा मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर, एक इतना टेम्परेचर एट विच, जिसमें सॉलिड मेल्ट्स, सॉलिड पिघल कर टू फॉर्म लिक्विड, लिक्विड बन जाए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके अंदर एक सॉलिड पिघल कर लिक्विड बन जाए। और ये हर सॉलिड का अलग अलग होता है। सो गोल्ड का देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा होता है, आयरन का भी काफ़ी ज़्यादा होता है, आइस क्यूब का काफ़ी कम होता है। मतलब अलग अलग सॉलिड, अलग अलग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। ठीक है एक तो ये हो गया फ्यूजन। द सेकेंड इज़ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन मतलब लिक्विड है, लिक्विड को हमने फ्लेम पे रखा है, उसके बाद क्या होगा, बर्तन में पानी डाल के अगर हम फ्लेम पे रख देते हैं, गैस ऑन कर दें, फ्लेम ऑन कर दें या हाई कर दें, उसके बाद क्या होगा, भाप निकलनी शुरू हो जाएगी कुछ टाइम बाद। उस भाप निकलने की वजह से हमारे किचन की आसपास की जगहों पर छोटे वाटर ड्रॉप्स आ जाएंगे जिसे हम वाटर वेपर्स बोलेंगे। एवेपोरेशन फाइन। सो लिक्विड्स चेंज इनटू वेपर्स, वेपर्स में चेंज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट नहीं, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके इसका क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल्स, उतना टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड बॉयल हो रहा होता है, उबल रहा होता है और वेपर बन जाता है, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है उसके बाद इंक्रीज इन टेम्परेचर में ही आता है एक सब्लिमेशंस। क्या आता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का ना आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है। उसके अंदर क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर कुछ पाउडर टाइप होता है, उसके बाद नीचे फ्लेम जला दी जाती है। फ्लेम जलाने के बाद क्या होता है, फ्लेम जलाने के बाद वो उड़ता है, वो जो आपने सॉलिड डाला है वो उड़ता है, और उड़ने के बाद क्या होता है, उस कंटेनर में कोने कोने में वो जम जाता है, चिपक जाता है वो। सो गैस से डायरेक्ट सॉलिड हो गया, इसमें वाटर तो हुआ ही नहीं ना, ऐसे भाप बन के उड़ा, सो गैस और कंटेनर में चिपक गया तो सॉलिड। ठीक है द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस और वेपर्स। और इसका उल्टा भी होता है कि अगर कोई भी सॉलिड, कोई भी सॉलिड, ठीक है कोई भी सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस या फिर वेपर बन जाए तो उसे सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशंस, सॉलिड, डायरेक्ट गैस और वेपर्स। ठीक है इसे ऐसे याद कर सकते हैं आप। चलिए हमारी तीन चीज़ें हो गई हैं, फ्यूजन, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, एंड नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं।
एक्सपोज सरफेस एरिया, ठीक है। अगर सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा है जहाँ पे वो चीज़ है तो उसमें क्या होगा, इवेपोरेट, या फिर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, इवेपोरेशन जल्दी होगा। ह्यूमिडिटी, उमस, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि बारिश आने के बाद कुछ टाइम ऐसा रहता है कि पसीने आते हैं, मतलब पसीने भी नहीं आते, घुटन सी महसूस होती है, गर्मी लग रही होती है, ऐसे अजीब सा मौसम, उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ओके। वो जब इवेपोरेशन की वजह से ही होता है, क्योंकि जब बारिश आ गई, बारिश आने के बाद इस तरीके की ह्यूमिडिटी हो जाती है, फाइन। फिर विंड वेलोसिटी मतलब जब हवा हवा कहीं और की चलने लग जाए या हवा तेज़ चलने लग जाए, वो भी काफ़ी अफेक्ट करते हैं। ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपके इवेपोरेशन को काफ़ी अफेक्ट करती हैं। ये 4 फैक्टर्स हैं और इनको आप याद कर लेना, इट्स इम्पॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट आ जाता है डिक्रीज़ इन टेम्परेचर। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि हमारे टेम्परेचर में गिरावट, यानी कि ठंडा होता जा रहा है। अब एसी होगा आपके घर में तो आपको पता होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए 27, 28, 29, 30 कर दिया जाए तो गर्मी लगती है, यानी कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। कम कर दिया जाए मतलब 20, 19, 18, उसमें क्या होगा, ठंड लगेगी, यानी कि फ्रीजिंग। डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर इज़ फ्रीजिंग, यानी कि जम जाना, जिसमें लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, जिसमें लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, फाइन। उसके बाद आता है इसके अंदर एक कंडेंसेशन, ओके। इसके अंदर वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड, इसके अंदर वेपर्स जो होता है, वेपर यानी कि वाटर वेपर्स, गैस, डायरेक्ट चेंज इनटू लिक्विड, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप तब देख सकते हो कि आपकी एक वाटर बॉटल जो आपने डायरेक्ट चिल्ड फ्रीज़र से निकाली है और आपने टेबल पे रख दी है, या फिर कहीं ऐसी जगह रूम टेम्परेचर पर आपने रख दी है, उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 उसके वाटर ड्रॉपलेट्स उस बॉटल पे आते बाहर आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब आप उस बॉटल को हटाओगे तो वो उतनी उतनी जगह से गीला होगा, वहाँ पे पानी होगा जहाँ पे आपने वो बॉटल रखी थी। तो ये होता है कंडेंसेशन। वेपर्स यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी थी, गैस थी उसमें, वाटर चेंज इनटू लिक्विड में चेंज हो गया वो, ठीक है। तो हमारा डिक्रीजिंग टेम्परेचर भी हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर में जब चेंज आ जाए तो प्रेशर में जब चेंज आ जाए तो एक होगा कंडेंसेशन, ठीक है। वेपर्स चेंजेस इनटू लिक्विड। एंड नेक्स्ट सब्लिमेशन भी मैंने आपको बताया, जब वेपर इनटू सॉलिड या फिर सॉलिड इनटू वेपर्स डायरेक्टली, इट्स कॉल्ड सब्लिमेशंस, ओके। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ड्रॉ द स्टेट ऑफ मैटर्स ट्रायंगल, draw the state of matters of triangle to show the interconversation of state of matter। इसके अंदर क्या होगा, एक ट्रायंगल बनेगा, सॉलिड लिक्विड गैस, ओके, सॉलिड लिक्विड गैस, अगेन सॉलिड लिक्विड गैस, दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल, इस तरीके का ट्रायंगल इसके अंदर बनेगा, ठीक है। और ये वाला ट्रायंगल आपकी बुक में दिया हुआ है, आप उसके अंदर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया, पानी का वो टेम्परेचर जिसके अंदर एक ऐसा एक इतना टेम्परेचर जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट होने के बाद मतलब धुआं निकलने लग जाए या फिर वाटर वेपर्स होने लग जाए, इट्स कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने का पॉइंट। इवेपोरेशन, वाटर इवेपोरेशन, वी ऑल नोज दैट इवेपोरेशन, व्हाट्स दैट इवेपोरेशन, आज तक पढ़ा ही है इवेपोरेशन का, मैंने आपको टॉपिक पीछे करवाया भी, ये वाला लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स, फाइन। इसके अंदर आता है बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, नेम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस। गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच एंड स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच। कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको करवा दिए हैं कि उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, नहीं होती है, वॉल्यूम होती है, नहीं होती है, बह सकता है, नहीं बह सकता है, वो सब इसके अंदर आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपको नोट करना है तो आप मतलब इसको रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, ये मैंने खुद के बनाए हुए नोट्स हैं,
तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैंने कोई स्पेशली बुक से नहीं बनाया, तो मैं आपको किसी भी बुक का नाम नहीं बताऊँगी। मतलब मैंने ही नहीं बनाया किसी बुक से, तो मैं आपको क्या बताऊँगी। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की डेफिनेशन लिखनी है आपको। डेफिनेशन मत चेंज कीजिएगा, दोबारा बोल रही हूँ। नेम टू सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन। जो सब्लिमेशन का टॉपिक है आपकी बुक में, उसी के अंदर ये नाम दिए हुए हैं। ओके, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है राइट टू फैक्टर्स विच विल इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन। कोई दो ऐसे फैक्टर्स जिससे हमारे एवेपोरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए, आप उसके अंदर से कोई भी 2 लिखिए, ठीक है। इवन आप 4 ही याद कीजिएगा, क्योंकि वो तो इस क्वेश्चन में 2 हैं, क्या पता आपके एग्ज़ाम में 3 आ जाए या फिर 4 ही आ जाए, या फिर ऐसे ही आ जाए राइट द फैक्टर्स। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी है। एंड आई होप आपको ये काफ़ी ज़्यादा ये आपको बेनिफिशियल रही होगी। और चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।